हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका केवीएस जो हम पीआरटी की सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 20 टेस्ट डिस्कस करने हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जनरल हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, सेट है आई, इसके पहले हमने सेट एच डिस्कस किए हैं, एच तक किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और शेयर तो आप करिएगा ही, ठीक है। और ये जो आप बुक देख पा रहे हैं ये आपकी बुक है जिसमें से ये जो है टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो अगर आप इस बुक का पूरा पीडीएफ चाहते हैं, 20 टेस्ट हैं अलग अलग दिए गए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बुक भी परचेज करना चाहें तो अमेजोन का लिंक आपको दिया है बुक का, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं और काफी अच्छी तैयारी घर बैठे कर पाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलते ही रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ, जो हमारी सीरीज का 11वां प्रश्न होता है। चलिए, सबसे पहले पूछा गया है कि जो बिना वेतन के काम करे उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या होगा? अवैतनिक, वेतनहीन, निःशुल्क या फिर आपका मुफ्त में। भैया बताइए क्या होगा कि जो बिना वेतन के काम करे उसे हम क्या एक उपयुक्त शब्द दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो बताइए क्या होगा, वो होगा अवैतनिक। अवैतनिक क्या कहलाता है? आपका जो बिना किसी तनख्वाह या वेतन के कार्य करता है। वेतनहीन क्या कहलाता है? जिसे वेतन ना मिलता हो, जिसे वेतन न मिलता हो, ठीक है, जिसे वेतन ना मिलता हो वो आपका वेतनहीन कहलाता है। निःशुल्क कौन कहलाता है भाई? निःशुल्क जो बिल्कुल फ्री में है, ये बता रहे हैं आपको, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा कभी कि निःशुल्क क्या कहलाता है। जो बिल्कुल फ्री हो, फ्री में हो, ठीक है। और मुफ्त में क्या हो? जो सबके लिए फ्री में मिल रहा हो किसी को भी, ठीक है ना, तो वो आपका मुफ्त कहलाता है। लेकिन ये शब्द जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वेतनहीन याद रखना है और अवैतनिक है, दोनों चीजों को याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपसे कि ता या दा का उच्चारण स्थान क्या है? ता या दा का, तो देखिए सबके सूत्र हमने आपको बता रखे हैं। ता का क्या होता था? ता, था, द, धा, ना। तो एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, लृतुल, लृतुल लसाणाम जो है क्या होता था? दंतहा होता था, ठीक है। तो आपका लरा हो गया, ता वर्ग हमने ऊपर लिख ही दिया, ये साथ ही ला, सा, ये सारे जो बने 5 3 8 जो है वो दंत से उच्चारण होते हैं। तो कहाँ है भाई दंत? ऑप्शन नंबर आपका पहले में ही आपको दंत दिख गया है। ओष्ठ में क्या होता था बताइए? उपू पद्मानाम ओष्ठा, बकारस्य दंतोष्टम और ऋतु रषणाम मूर्धा। ये सारे जो है सूत्र कम से कम याद रखिए, साथ ही सूत्र को याद रखें, उसका विग्रह भी कर पाए कि इसमें से क्या क्या जो है वर्ड हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए, 13वां काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ में संज्ञा है, कि आपको बताना है जयचंदों में, जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक, या फिर इसमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका उत्तर सही क्या है? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, बुक में कोई भी दिया हो, इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? जातिवाचक। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका जयचंद शब्द होता है ना, जयचंद, जयचंद हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, ठीक है ना, तो ये जो सारे शब्द हैं एक सेंटेंस में अगर दिए जा रहे हैं तो ये क्या कराते हैं? किसी एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे जयचंदों में कहा एक विश्वासघाती, ये एक विश्वासघाती था, ठीक है ना, जयचंद विश्वासघाती था, तो ये उसी प्रकार से एक विश्वासघाती जो व्यक्ति है उसी का बोध कराता है। जैसे लिख दिया जाए कि देश को हानि किससे होती है? देश को जो हानि है वो जयचंदों से होती है, ठीक है। तो क्या है कि जयचंदों से होती है, तो इसमें जो जयचंद है वो क्या है? जाति का बोध करा है, जो विश्वासघाती व्यक्ति है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक कहाँ कहाँ जहाँ आपके कुछ प्रत्यय लगे हों और वो एक भाव बताएं। और व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक जैसे मैं यहीं पर लिख दूं कि जयचंद, जयचंद विश्वासघाती था, तो यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि वो जो इशारा कर रहा है वो जयचंद की ओर कर रहा है, ना कि किसी जाति की ओर। तो जयचंदों और जयचंद में फर्क याद रखिएगा। जयचंदों लिखा है तो जातिवाचक, और जयचंद अकेला दिया है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे लिख दूं कि आज
आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में जो है हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि हरिश्चंद्रों का मतलब क्या है कि सच्चे बोलने वाले लोगों की भाई कमी नहीं है। यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इस गली में तीसरा मकान मेरा है। तीसरा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? बताइए। तो जो तीसरा शब्द है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका अव्यय है। अव्यय कितने होते हैं? ये आपके 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक आपका क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका संबंध बोधक, तीसरा है आपका समुदाय बोधक, समुच्चय, ठीक है, और लास्ट होता है आपका विस्मयादि बोधक। तो ये जो है आपके क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द किसी लिंग, वचन, काल, कारण के कारक के कारण परिवर्तित ना हो। जैसे आप वही शब्द लिंग अगर बदल दिया आपने तो वो उसमें परिवर्तन ना हो, अगर आप उसका वचन बदल दें तो भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो शब्द होते हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय है आपका तीसरा जो शब्द है वो अव्यय है, ठीक है ना। इसमें जैसे अगर आप कोई भी बदल दें शब्द, जैसे उस गली में, यहाँ पर आपने सर्वनाम बदल दिया मान लीजिए, तो उस गली में उसमें क्या आपने लिंग बदल दिया, जगह बदल दी, तो क्या हो रहा है? लेकिन परिवर्तन तीसरा तीसरा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 15वां, उसके वचनों पर ध्यान दो में प्रयुक्त कारक है। कारक से प्रश्न काफी पूछे गए हैं, तो कारक का याद रखिए। जैसे संबंध क्या होता था? संबंध का, की, के। अधिकरण क्या होता था आपका? अधिकरण में मैं, पे, पर। कर्म में क्या होता था? कर्म में कर्म को। संप्रदान में क्या होता था? संप्रदान के लिए या फिर आपका कह सकते हैं साथ में, रुचिकर और इच्छा आदि आप याद रखिए। अब देखिए, उसके वचनों पर ध्यान दो। किसके वचनों पर ध्यान दो? उसके वचनों पर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है आपका अधिकरण, ठीक है ना। क्या दिख रहा है आपको? पर। यहाँ पर क्या है? पर। तो ये सारी चीजें आसान है, बस समझने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रातों रात में समास है, द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारा है, फिर आपका अव्ययीभाव है। बताइए कौन सा समास है? तो देखिए आपके कुछ शब्द हैं, जैसे रातों रात आपको दिया ही है, ठीक है ना। आपका शब्द हो गया दिनों दिन, मैं लिख दूं हाथों हाथ, ठीक है, बातों बात, ये कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, और कानों कान, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें अगर आपको कुछ इस प्रकार से शब्द दिखे हैं, यानी कि शब्द की जो आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और उसमें क्या हो कि आपको योजक चिन्ह ना दिखेगा। योजक चिन्ह होता था जैसे दिन रात लिखते थे ना हम, दिन रात, जैसे हाथ हाथ, ये लिख दिया ना, तो ये तो आपका हो जाएगा क्या? द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलग प्रधानता है, इसकी अलग प्रधानता है। लेकिन आपको बिना आवृत्ति के जो है, बिना योजक चिन्ह की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। ऐसा रूल है, तो इसको आप याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है, जो गलत कर लाते हैं हम लोग, क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें याद होता है कि रात और रात, दिन रात रात, इसमें आपका जो है द्वंद्व होता है, लेकिन ये नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दिगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, और तृतीय पद प्रधान होता है। चलिए 17वां प्रश्न है, बहिर्गमन में कौन सा उपसर्ग है? वही है, वहिर है, वही है, या फिर वहिर है? बताइए। बहिर्गमन में उपसर्ग बताना है आपको, इसमें संधि भी बता दीजिएगा, ठीक है, संधि, क्योंकि जहां उपसर्ग प्रत्यय जुड़ेंगे भाई संधि तो होगी। तो इसमें क्या होती है आपकी? विसर्ग संधि है, याद रखना आपको, ठीक है ना। इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था कि आपका विसर्ग का जो है परिवर्तन किसमें हो जाता है? इसमें आपके जो रा है ना ऊपर वाला, इसमें हो जाता है। जैसे मैं लिख दूं निर्धन, तो आप ये रा देख रहे हैं ना, इसमें इसका परिवर्तन हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे आपने लिख दिया बहिर मन, ये रा है ना, ये वही वाला रा है जो आपका गा पर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या होगा, ये आपका बदल जाएगा विसर्ग में, तो वही प्लस
मन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा वही। अब जैसे निर का क्या लिखते हैं आप, निर्धन धन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नी प्लस धन। आपसे पूछ लिया जाए कि निर्धन में आप उपसर्ग बताइए तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो को नहीं किया अभी तक, अच्छा लग रहा है तो, कम से कम अच्छा लग रहा है तो करिए, अगर कुछ कमी लग रही है तो वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे याद रखिएगा। गवैया में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं, तो अया है, वैया है, या है पर, या फिर या है। बताइए, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। अब देखिए, प्रत्यय के लिए तो सबसे बढ़िया है कि आपको अगर उपसर्ग प्रत्यय का मूल शब्द पता चल जाए ना, तो आप शब्द का उत्तर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको पता दिया जाए गवैया में क्या होता है, गौ प्लस आपका शब्द यहाँ पर लगेगा अय्या, तो ये बन जाएगा आपका गवैया, क्योंकि गा और वा की ये मात्रा इधर चढ़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा, गवैया। इसी प्रकार शब्द आपको जैसे काट शब्द में लगा दिया आपने अय्या, तो क्या बन जाएगा, कटैया। आपने लगा दिया बचा शब्द में तो क्या बन जाएगा, बचैया। ठीक है ना, आपने लगा दिया रच में तो क्या बन जाएगा, रचैया। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं बन जाते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय से सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए 19वां है, पवन का संधि विच्छेद होगा, पो धन अन, पौ प्लस अन, पा प्लस अन, या फिर पहा प्लस अन। बताइए कि पवन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, हमने एक संधि पढ़ी थी आपकी स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि, जो स्वर संधि का 5वां वेद था वो हमने पढ़ा था। तो अयादि संधि में हमने क्या पढ़ा था, जब कहीं पर आपको अय मिले, आव मिले, अय हो गया, आव हो गया, और आपका आओ हो गया, और साथ ही क्या होगा, आय। तो ये जो शब्द आपको अगर कहीं मिले तो वहां आपकी अयादि संधि होती है। ठीक है ना, और क्या पढ़ा था कि शब्द जो होगा, शब्द 3 वर्णों का होगा। कंडीशन बिल्कुल अप्लाई हो रही है, पवन में भी आपके 3 वर्ण हैं। ठीक है, और क्या, ये शब्द हो गया, और टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप टुकड़े करके देख लीजिएगा। और शब्द के बीच में आपको या वर्ण होगा, क्या होगा, या वर्ण होगा, परंतु कोई आधा व्यंजन नहीं होगा। या वर्ण तो होगा लेकिन परंतु क्या होगा, कोई आधा व्यंजन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे आपको देखते हैं, इसको आप छोड़िए अभी, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा हर जगह। तो जैसे पवन को हमने लिखा, तो पवन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, पो प्लस अन। तो वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर पहला है। क्यों होगा, पो प्लस अन। देखिए, तो अब ऐसा होता है इसमें कि जैसे यहाँ पर यदि आपका ए आए, आए आए, ओ आए और औ आए, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से आए, तो मेल दूसरे स्वरों से हो तो जो ए है इसका क्या हो जाता है, आय। आई है, इसका क्या हो जाता है, आय। ओ का क्या हो जाता है, आओ, और औ का क्या हो जाता है, आओ। ठीक है ना, तो अब देखिए, पो में क्या है आपका, आओ, तो इसका हो जाएगा पा प्लस ओ की जगह अगर आपने लिख दिया आओ और प्लस अन, तो पा औ अन, तो इसको क्या रखेंगे हम, पा वन, क्योंकि ये जो है औ इसमें सम्मिलित हो जाएगा, ये साइलेंट रहेगा, पा वन। ठीक है ना, पा वन, पा आपका जो ये है इसमें चल जाएगा पा में, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा तो पवन। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो है ऐड हो जाते हैं, इनको याद रखना है आपको। जैसे आपको एक पूछा जाता है भावुक के बारे में, ठीक है ना, भावुक, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, भाव प्लस उक। ठीक है ना, देखिए औ है, ठीक है, औ डबल मात्रा है, तो यहाँ पर क्या, आओ, तो भावुक, भावुक। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो है अर्थ आपको दिख गया होगा। प्रोनाउंसिएशन आपको उच्चारण है जो काफी सावधानी से करना होता है, खासकर अयादि संधि में। अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं कि जो है अय आओ आओ आओ, तो भी आप लगा के आएंगे कि अयादि संधि यहाँ पर है। और विच्छेद की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम भी आपको एक कम से कम 30 सेट का जो है प्रैक्टिस सेट
संधि के लिए प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल पर, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। चलिए आगे 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है? संपन्नता, संपन्नता, या फिर संपन्नता, या फिर समापन्नता। शब्द में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, बताइए कौन सा सही होगा? तो संपन्नता जो है वो सही कैसा लिखा जाता है? सा पूरा होता है, मा आधा होता है, पा पूरा होता है, और ना ये द्वैत होते हैं, और ता बड़ा ता। बताइए कहाँ? संपन्नता ये नहीं है, और संपन्नता ये भी नहीं है, संपन्नता ये है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 3। ये इसमें आपका माँ पूरा हो गया, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। प्रैक्टिस करिएगा वर्तनी की, जो भी आपके पास बुक है वो आप बुक देखिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, जहां से भी आपको बुक मिल जाए, चाहे वो आपकी बेसिक स्कूल की हो, कोई भी हिंदी की बुक ले लीजिए जो आपकी बेसिकली व्याकरण से संबंधित हो, उससे आप प्रैक्टिस करिए, काफी अच्छा रहेगा, और वर्तनी में आपकी काफी सुधार हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। हमने जो सेट डिस्कस कर लिया है वो है आपका आई, ठीक है ना, आई तक हम पहुंचेंगे, इसके आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।